हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोग बोर्ड एक्सप्रेस में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उपसा संयोजन यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नेमिंग तक डिस्कस कर लिया था। आज बारी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने की। तो आइए चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आइसोमेरिज्म यानी कि समायोता को शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म या समायोता आपने 10th में भी आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा होगा और 11th के क्लास में तो आपने अच्छा खासा आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा। जब आप एक ही कंपाउंड, एक फार्मूला लेते हो और एक फार्मूले से एक से ज्यादा कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हो तो उस फिनोमिना को, इस घटना को आप लोग आइसोमेरिज्म का नाम देते हो। तो जैसे आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आइसोमेरिज्म पढ़ा, वैसे ही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या यूं कह लो कि कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल्स में आइसोमेरिज्म ठीक उसी तरह से टू टाइप की होती है। पहली होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब संरचनात्मक समायोता और त्रिविम समायोता। आप अनसॉल्व देखते होंगे तो इनसे क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे कि खूब आते हैं। इसके 6 क्लासेस हैं। जैसे पहला है आयनन समायोता यानी कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड है हाइड्रेट समायोता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड है संयोजन समायोता, लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर है समन्वयन समायोता या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर है समन्वयन स्थिति समायोता, समन्वयन स्थिति समायोता, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। और फिर लास्ट है इसमें लिगैंड आइसोमेरिज्म या लिगैंड समायोता। त्रिविम समायोता में क्या है, इसमें 2 क्लासेस हैं। एक है ज्यामित समायोता या जिसको आप बोलते हो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और फिर है प्रकाशिक समायोता या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसी को बोलते हैं बेटा ध्रुवीय समायोता, पोलराइजेशन आइसोमेरिज्म का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो इससे देखो नेमिंग से क्वेश्चन आ जाता है या फिर इससे आ जाता है। आपने सिडविग और वर्नर थियरी पढ़ी थी, उससे सिडविग रूल और वर्नर थियरी पढ़े थे, 2 टॉपिक्स, उससे भी क्वेश्चंस कभी कभार पूछ देते हैं। तो नेमिंग और आइसोमेरिज्म बहुत ही सेफ सेक्शन है कोऑर्डिनेशन के लिए। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है वीबीटी और सीएफटी, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो ए सेट है पहले देख लेते हैं। खूब पूछता है बेटा कि आयनन कोई कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि ये किस किस्म की आइसोमेरिज्म दर्शाता है। 4 ऑप्शन बना दिया, आयनन, हाइड्रेट, लिगैंड आइसोमेरिज्म, इस तरह से है ना। ए आपका स्ट्रक्चरल और बी हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं संरचनात्मक समायोता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है बेटा कि जो कंपाउंड्स हैं, जो आइसोमर्स हैं, उनके स्ट्रक्चर सेम होंगे बट वो अलग अलग कंपाउंड होंगे। मतलब सेम स्ट्रक्चर से अगर कई टाइप के कंपाउंड दिखाए जाएंगे तो ऐसे कंपाउंड से एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोले जाएंगे, संरचनात्मक समावेवी बोले जाएंगे। संरचना एक ही है, अलग अलग यौगिक मिल रहे हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो पहला है जिसको आपने पढ़ा आयनन समायोता या फिर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
आपसे पूछेगा कि आयनन समावयवता क्या होती है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए, 2 नंबर लेके जाइए, है ना। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है, फार्मूला सेम है, संरचना किस लिए अलग हुई, अलग अलग आयनों की वजह से, मतलब ऐसे उप सहसंयोजी यौगिक जिनका अणुसूत्र एक ही है परंतु विलयन में उनके द्वारा उत्पन्न आयन अलग अलग हों तो वे एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाएंगे। मीन्स आयनाइजेशन isomers have same molecular formula but they produce different type of ions in their solutions। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं Pt NH3 होल 5 Br SO4, ये है। अब इससे दो चीजें हैं, पहला जो कंपाउंड मिला Pt NH3 होल 5 Br को अंदर रखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी में और SO4 को बाहर, इसका ब्रेकडाउन अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, Pt NH3 होल 5 Br +2 चार्ज और सल्फेट आयन यहां प्रोड्यूस हुआ, इसका आइसोमर क्या होगा। अब यहां आपने ब्रोमीन को कोऑर्डिनेशन एंटिटी में रखा था, अब सल्फेट को रखो और ब्रोमीन को बाहर, ब्रोमाइड को बाहर करो, Pt NH3 होल 5 SO4 Br, इसका ब्रेकडाउन अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, Pt NH3 होल 5 SO4 +1 एंड Br माइनस। तो यहां देखो सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो रहा है, यहां ब्रोमाइड प्रोड्यूस हो रहा है, इनका नेम IUPAC नेम लिखोगे पेंटाएमीन ब्रोमो प्लेटिनम सेकेंड सल्फेट, इसका नेम पेंटाएमीन सल्फेट सल्फो प्लेटिनम सेकेंड ब्रोमाइड, प्लेटिनम ए हाँ Br माइनस SO4 थर्ड आएगा, प्लेटिनम थर्ड है ना। तो ये चीज, तो यहां पे बेटा क्या है, इस तरीके से यहां आप सल्फेट आयन देख रहे हो, यहां ब्रोमाइड आयन देख रहे हो, दोनों अलग अलग आयन से, तो यहां आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म मिल गया है ना। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड आपको मिलेंगे जो सॉल्यूशन में अलग अलग आयन्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप ये समझिएगा कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। तो एक आइसोमेरिज्म का एक टाइप आपने देख लिया। फिर इसके बाद है सेकेंड जो है लिंकेज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हिंदी में भी इसको हाइड्रेट समावयवता ही बोलते हैं। इसमें क्या है, आपने देखा था कि H2O एक लिगैंड था जिसको आप एक्वा का नाम देते थे। तो मान लो किसी कंपाउंड, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें H2O प्रेजेंट हो और लिगैंड के फॉर्म में प्रेजेंट हो, सिर्फ H2O आ जाने भर से कोई कंपाउंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखाएगा ये जरूरी नहीं है, वो H2O एज अ लिगैंड प्रेजेंट होगा तभी होगा, है ना। जैसे मान लो एक कंपाउंड है CO, ये O कैपिटल नहीं है, नहीं तो एक कार्बोनिल लिगैंड हो जाता बेटा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड COH2O होल 6 Cl3। इससे देखो 3 पॉसिबिलिटीज हैं ऐसे, CO यहां सारे के सारे H2O जो है एज अ लिगैंड रहे और क्लोरीन बाहर रहा, फिर क्या हुआ, ये यहां पे 5 H2O ही लिगैंड रह जाएं, एक क्लोरीन अंदर आ जाए, क्योंकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है आपको। तो दूसरा कंपाउंड CO H2O होल 5 Cl Cl2 एंड एक H2O बाहर चला है, ठीक है। फिर क्या है CO H2O होल 4 Cl2, एक क्लोरीन बाहर गया और अब यहां पे 2 H2O बाहर चले आए, भाई टोटल H2O तो 6 थे ना। तो यहां लिगैंड H2O एज अ लिगैंड यहां पे कितने हैं 6, और एज हाइड्रेट मॉलिक्यूल, हाइड्रेट मतलब जो क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये H2O, यहां हाइड्रेट कितने हैं, ब्रैकेट के बाहर आपको एक भी H2O नहीं मिल रहा है तो 0, यहां H2O एज अ लिगैंड कितने हैं 5, और एज हाइड्रेट मॉलिक्यूल कितने हैं 1, यहां पे एज अ लिगैंड कितने हैं 4, हाइड्रेट मॉलिक्यूल की तरह से कितने हैं 2, ठीक है।
तो यहाँ पे किसका डिफरेंस है, जो हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिफरेंस है, या यूं कह लो एक्वा जो लिगैंड है उसके नंबर में डिफरेंस आ रहा है, तब जो आइसोमेरिज्म आती है उसको आप हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हो। मींस हाइड्रेट आइसोमर्स डिफर इन नंबर ऑफ एक्वा लिगैंड। एक्वा लिगैंड की संख्या, या यूं कह लो क्रिस्टलन अणु जलों के संख्या, क्रिस्टलन जल अणुओं के संख्या में जो अंतर आता है उसके कारण उत्पन्न समावयवता हाइड्रेट समावयवता कहलाती है। तो ये आपका दूसरा आइसोमेरिज्म था। ठीक है, तीसरा आइसोमेरिज्म जो है वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म या संयोजन समावयवता। जो तीसरी समावयवता है वो है संयोजन समावयवता, संयोजन समावयवता, या इसको आप बोलते हो लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये क्या है बच्चों, ये आइसोमेरिज्म आपने एक लिगैंड का टाइप पढ़ा था एम्बीडेंटेट लिगैंड, बताया था ना कि एक मार्कर ही देना है, एक ही पेयर देना है, लेकिन हम कभी लेफ्ट हैंड से या कभी राइट हैंड से आपको ये मार्कर प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो एम्बीडेंटेट लिगैंड आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे लिगैंड होते हैं जो कि जिनको देना एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जिनकी डेंसिटी 1 होती है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप एक से ज्यादा होते हैं। तो ऐसे जब एम्बीडेंटेट लिगैंड प्रेजेंट होंगे किसी कंपाउंड में तो वो दिखाएगा कैसा आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइए लिंकेज आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो बनाया हमने PT NH3 NO2 एंड Cl। ठीक है, ये कंपाउंड है, नाम आप लिखना चाहोगे तो पहले इसके आइसोमर्स बन जाए तब तो नाम लिखा जाए। अब ये देखो, एक है PT NH3, एक तो खुद NO2 और क्लोरीन। NO2 का एक आइसोमर खुद, मतलब ये नाइट्रो भी होता था और नाइट्राइटो भी होता था, नाइट्रो N और नाइट्रो O, आपको याद होता है ना। तो ये हो गया PT NH3, ONO एंड Cl। खेल बदल गया, मतलब इसको आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे PT, यहां अमोनिया, अमोनिया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी बेटा इसकी, NH3 हमने बनाया, यहां N से इलेक्ट्रॉन दिलवाया और यहां Cl। तो ये क्या हो गया, ये नाइट्रो वाली कैटेगरी हो गई। नाम लिखना होगा टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, फिर क्या है, ये नाइट्रो है क्लोरो है, टेट्राएमीन क्लोराइडो, या फिर क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, इसका नाम आपको लिखना होगा टेट्राएमीन क्लोरो नाइट्राइटो, ना कि नाइट्रो, है ना, ये नाइट्राइटो हो गया, नाइट्राइटो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक, तो इसको आप कैसे बनाओगे, PT जैसे अमोनिया अरेंज्ड है, एमीन अरेंज्ड है, इस सब के सब एमीन्स का अरेंजमेंट वैसा ही रहेगा। बस क्या होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन देगा इलेक्ट्रॉन, ONO एंड Cl। बाकी सारी चीजें वही है, फर्क यहां पे केवल NO2 और ONO को है। तो संयोजन समावयवता या लिंकेज आइसोमेरिज्म किस कब आती है, जब एम्बीडेंटेट लिगैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जब एम्बीडेंटेट लिगैंड्स प्रेजेंट होते हैं या उभय दंतुक लिगैंड जब उपस्थित होते हैं, तब जाकर के संयोजन समावयवता या लिंकेज आइसोमेरिज्म आती है। तो ये आपकी जो क्लास A था संरचनात्मक समावयवता, इसमें तीसरा निपट गया। फिर बात आती है समन्वयन समावयवता या संकुलन समावयवता का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जो फोर्थ कैटेगरी है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, समन्वयन समावयवता, समन्वयन समावयवता में क्या होता है बच्चों, कि यहां पर ये आइसोमेरिज्म उन्हीं कंपाउंड्स से दिखाई जाएगी जो कि जिसमें
कैटायनिक पार्ट भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो और एनायनिक पार्ट भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, मतलब धन आयनिक भाग भी संकुल सत्व हो और ऋण आयनिक भाग भी संकुल सत्व हो। और दूसरी बात यह है कि दोनों ही संकुल सत्वों की जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो, जो समन्वय संख्या हो, वो सेम हो। तो फिर क्या होगा, इसका लिगेंड इसके पास हो, अक्षय कुमार वाला मीम है ना। तो बस ये चीजें, कोबाल्ट CN6, कोबाल्ट NH3 6, ये कैटायनिक पार्ट हो जाएगा, ये एनायनिक पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव लिगेंड है, इसमें न्यूट्रल लिगेंड है। तो क्या होगा, ये पहला कंपाउंड बना, इसका आइसोमर क्या होगा, इसका आइसोमर होगा, है ना, CO, सॉरी ACR कर दो, मेटल दोनों में अलग अलग, ठीक है। अब ये कोबाल्ट के साथ क्या था, साइनाइड था, और क्रोमियम के साथ हेमीन था। अब कोबाल्ट के साथ हेमीन को ले आओ, ये यहां चला आया और ये यहां चला गया, ठीक। कोबाल्ट NH3 6 और ये CrCN6, तो ये दो अलग अलग कंपाउंड हो गए, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, 6 यहां भी 6 यहां पे, जरूरी नहीं कि ए लिगेंड 6 ही रहे। ये जैसे आपका पहला एग्जांपल हुआ, ठीक है, फोर्थ में आपका पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल ऐसे समझ लो, एक CO EN होल थ्राइस और CuCl6 मान लो है, इसका एक आइसोमर क्या बनेगा, CuCl6 और Cu के साथ EN आ गया, एथिलीन डाइएमीन। अब देखो एथिलीन डाइएमीन तो 3 ही है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 आ जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन की डेंसिटी होती है 2। तो ये हो गया बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहना चाहिए, और ये एक्सचेंज कर रहे हो लिगेंड एक दूसरे से। और ऐसा कब हो पाएगा, जब दोनों ही कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दो के दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हो, है ना। तो ये हो गया समन्वय समायोजता, ठीक है। फिफ्थ है संरचना, और 2 मार्क्स का बहुत सॉलिड क्वेश्चन मिलता है बेटा। ए में जो फिफ्थ है वो है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, समन्वय स्थिति समायोजता। ये कब दिखाई जाएगी, समन्वय स्थिति समायोजता ये दिखाई जाती है बेटा उन यौगिकों के द्वारा जिसमें जिसमें मोर देन 1 CMIs प्रेजेंट हो, या यूं कह लो उन कंपाउंड्स के जरिए दिखाई जाती है जो कि पॉलीसेंट्रिक होते हैं, बहुकेंद्रीय होते हैं। और ऐसा तभी होगा जब ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट हो गया। आपको एक टर्म बताया था ब्रिजिंग लिगेंड, जैसे एक एग्जांपल देखो, तो फिर क्या होगा, जो एक से ज्यादा CMIs रहेंगी, उन CMI के सराउंडिंग में जो लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट मिलता है, और उससे फिर आइसोमेरिज्म आती है। जैसे एग्जांपल देखो, Fe H2O होल ट्वाइस Fe, और यहां पर एक बार NH3 होल 4, और यहां NH3 या NH3 होल ट्वाइस Cl2 NH3 होल ट्वाइस Cl2, ये पहला कंपाउंड है, ठीक। तो इससे अगर हम बनाए तो देखो दो चीजें मिल सकती हैं, एक तो ये हो गया, इसका आइसोमर कैसा होगा फिर Fe, इसका आइसोमर FeNH3 होल 4, ये दोनों अमोनिया इधर H2O होल ट्वाइस Fe, और यहां Cl होल 4 Cl4, ये चीज चारों अमोनिया एक साइड। जैसे इस Fe से 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, यहां इस Fe पे 2 एमीन 2 क्लोरीन, बट यहां पे क्या हो रहा है, इस Fe से 4 क्लोरीन, इस Fe से 4 एमीन, डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है। तो देखो कैसे है बेटा, इसको हम बनाते हैं, अभी इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर देते हैं, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे ढंग से। जैसे ये Fe है, यहां H2O है, OH2, ये ब्रिजिंग लिगेंड बन गया, ठीक। ये Fe, ठीक, यहां पे अमोनिया अमोनिया क्लोरीन क्लोरीन, ठीक, एमीन एमीन क्लोरो
क्लोरो, ये हो गया, ये पहला कंपाउंड बन गया। अब इस आयरन पे 2 एमीन 2 क्लोरीन, बट क्या होता कि ये दोनों क्लोरीन यहां की बजाय यहां पे चले आते हैं, तो इन दोनों अमोनिया को यहां ऐड होना पड़ता। तो सेंट्रल मेटल आयंस 2 यहां पे थी, और इन दोनों के अराउंड जो डिस्ट्रीब्यूशन था लिगेंड्स का वो डिफर कर गया। और ये कब हुआ? जब ये ब्रीजिंग लिगेंड प्रेजेंट है। तो ऐसी समझौता जो होती है इसको हम बोलते हैं समन्वयन स्थिति समझौता। और लास्ट वाली जो है वो तो बहुत इजी है, लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या है? लिगेंड आइसोमेरिज्म नाम से ही क्लियर लग रहा है। लिगेंड आइसोमेरिज्म तब कोई भी कंपाउंड एग्जिबिट करेगा, तब दिखाएगा लिगेंड समझौता, जब खुद लिगेंड्स ही एक दूसरे के आइसोमर हो। जैसे मान लो हमने एक कंपाउंड बनाया, एक लिगेंड हमने लिया CH2, यहां NH2 है, CH2 CH2 और NH2। इसका नेम आप क्या लिखोगे? 1,3 डाई एमिनो प्रोपेन, ठीक है। इसका आइसोमर अगर हम इस NH2 को यहां लगा दें, मीन्स CH2 NH2 CH NH2 CH3, तो ये हो गया 1,2 डाई एमिनो प्रोपेन। ये दोनों लिगेंड जो हैं, डेंसिटी 2 है इसकी, ये दोनों लिगेंड किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो ये खुद एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो ये जिसमें प्रेजेंट रहेंगे, जिन कंपाउंड्स में, ये जिसमें प्रेजेंट रहेगा और ये एक दूसरे कंपाउंड में, तो ये लिगेंड खुद एक दूसरे के आइसोमर है, तो ये जहां पे प्रेजेंट होंगे उनको भी एक दूसरे का आइसोमर बना देंगे। तो ये बेटा 6 क्लासेस थी, जिसमें देखो आयनाइजेशन, हाइड्रेट और लिंकेज तो खूब पूछा जाता है। आप अनसॉल्व उठाइएगा, और आप उठा रहे होंगे, मुझे भरोसा है बच्चों, ठीक है। तो आप उसको देख लेंगे। फिर इसके बाद बात आती है जो बी नंबर है वो है, और देखिए इस टाइम पे मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसमें मेरी जरूरत हो आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आप हैबर प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जो डायग्राम बना के रट लेने वाली चीजें हैं वो आप पढ़ चुके होंगे, या इवन आप तैयार कर चुके होंगे। मतलब अभी मैं आपसे बोलूं कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस बनाओ तो आप तैयार रहो, ठीक है, कि आप बना ले जाओ। मैं सिर्फ वहां पे आपके साथ खड़ा हूं। जैसे मैंने एल्डोल आपको बताया, SN1 SN2 बताया, SN1 SN2 में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, हैबर में अब आपको कंफ्यूजन इस टाइम पे हो तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है बेटा, है ना। तो वो चीजें आप अपने आप से कर ले जाएंगे। सॉल्यूशन मैंने नहीं पढ़ाया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया। सॉल्यूशन आप 11 से पढ़ते हुए आते हो बेटा, एक दो चीजों को छोड़ दी जाए, है ना। तो मैंने कोशिश की है कि आप ज्यादातर वो चीजें जो कॉन्सेप्चुअल है, जहां मेरी जरूरत है, वो मैं आपको कवर कर दूं। कोई रिक्वायरमेंट आपकी स्पेसिफिक होगी तो आप 28 फरवरी से पहले या जब भी आप कहोगे मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा बच्चों, है ना। बट आपको आपकी रिक्वायरमेंट बतानी होगी। मुझे जो महसूस हो पा रहा है, क्योंकि हम फेस टू फेस कांटेक्ट में तो है नहीं, एक वर्चुअल वर्ल्ड में है हम, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स आप कमेंट सेक्शन से ही आप मुझे बता सकते हो। तो अगर आपकी कोई जरूरत होगी, जैसे आप में से कुछ लोगों ने वाइबा के बारे में बताया, तो मैंने वाइबा पे आपको प्रोवाइड किया एक वीडियो, मुझे लगता है उससे आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिली होगी। तो आपको जहां भी कुछ महसूस हो, अनुराग की कोई जरूरत हो, आप बताएंगे, मैं वहां पे हाजिर रहूंगा बेटा। आइए हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या इसको आप बोलते हो त्रिविम समझौता। त्रिविम समझौता मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं आपको, जब आपने इसको 11th में पढ़ा होगा कि भाई त्रिविम समझौता में क्या होता है, 3D अरेंजमेंट डिफर करता है। स्ट्रक्चर तो ठीक एक ही जैसा रहेगा, बस उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, जो 3D अरेंजमेंट है, वो डिफर करता है आइसोमर्स का। और ये दो तरह की होती है, एक होती है जियोमेट्रिकल, जैसा कि आपने ऑर्गेनिक में भी देखा था, ज्यामितीय समझौता, जो सिस और ट्रांस वाली होती है। सिस मतलब होता है ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, और जो ट्रांस होता है वो क्या होता है, ऑन द अपोजिट साइड। ये आपने 11th में ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। और दूसरी जो इसमें कैटेगरी है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
या जिसको आप नाम देते हो प्रकाशिक समवायवता का, इसी को पोलराइजेशन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ध्रुवण समवायवता का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, एक बार मैंने देखा यूपी बोर्ड में ध्रुवण समवायवता के ही नाम से पूछ दिया था, पोलराइजेशन आइसोमेरिज्म के ही नाम से, जबकि इसका फेमस नाम क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नाम है ना। तो चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल में आप जानते हो कि सेम ग्रुप सेम साइड में रहेंगे, अपोजिट और तो सिस हो जाएगा, और सेम ग्रुप जब अपोजिट साइड में हो जाते हैं तो ट्रांस हो जाता है। तो आपको बस पता यही लगाना है कि कब अपोजिट हो रहे हैं, और उसको देख करके आप बता लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp, मतलब ये m है, ये a b, यही आएगा ना, कोई सिस ट्रांस नहीं, कोई सिस नहीं, कोई ट्रांस नहीं, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले नहीं एग्जिबिट करते हैं। अगर मान लो हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो कहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2, ये भी नहीं दिखाएगा। जैसे यहाँ पे a मेटल है, a b c, भाई अगर a रहता तब तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, c के अपोजिट कोई आया, a के अपोजिट कोई आया, b के अपोजिट कोई आया, जब अपोजिट है ये नहीं है तो काहे का सिस काहे का ट्रांस बेटा, है ना। तो ये भी सिस ट्रांस नहीं दिखाता है, बात खत्म। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। समन्वय संख्या जब 4 होगी तब क्या सिस ट्रांस दिखाया जाएगा, तो चलिए इसको चेक करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगी तो आप जानते हो दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन आता है, एक आता है sp3 और एक होता है dsp2। sp3 में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, और जो dsp2 होता है इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। आप थोड़ा सा 11th की चीजें रिकॉल कर सकते हैं, है ना। मुझे लगता है कि आप इतनी बात जरूर पढ़े होंगे 11th में, या अभी CFT वगैरह में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है बेटा, VBT CFT में, है ना, VBT में खासकर। तो यहां पे क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर हम बनाते हैं तो ये M है, यहां एक ग्रुप A, B, यहां एक C, यहां एक D, मान लो ये A ही रहता, ये भी, तो इसके अपोजिट यहां गया, इसका अपोजिट यहां गया, इसका अपोजिट यहां गया, इसका कोई कहीं अपोजिट नहीं आ रहा है, तो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस या sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले नहीं दिखाते हैं। dsp2 वाले की अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर, तो ये M है, यहां एक रहेगा, यहां एक रहेगा, यहां एक रहेगा, यहां एक, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट ग्रुप्स हैं यहाँ पे, तो ये दिखा सकता है। दिखाएगा कि नहीं, मतलब जो समतली वर्गाकार वाले हैं ये दिखाएंगे कि नहीं, ये हमें चेक करना है बेटा। तो चलिए देखते हैं क्या है। जैसे मान लो, अगर मान लो स्क्वायर प्लेनर वाला अब हमको पढ़ना है, तो स्क्वायर प्लेनर में स्क्वायर प्लेनर को चेक करते हैं, मतलब dsp2 वालों को चेक करते हैं। इसमें मान लो अगर MA4 टाइप के हैं, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया गया PTCl4, ठीक है, PTCl4 +2, PTCl4 -2 रहेगा, है ना, -2, ठीक। तो अब ये क्या होगा, MA4, M इधर A बनाया, यहां A बनाया, यहां A बनाया, यहां A बनाया, सब के सब A ही तो हैं, तो सिस ट्रांस जैसा कुछ नहीं आया। इवन MA3B भी रहेगा तो नहीं होगा। MAA होल ट्वाइस किलेटिंग लिगेंड अगर है, मतलब जैसे एथिलीन डाइएमीन है दोनों, तो मान लो ये बनाओगे MA, यहां A जुड़ा हुआ है, इधर A जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसे भी पलट लो, A के सामने A के सामने A, तो सब तो सीसी है, ट्रांस किस बात का है ना, या ट्रांस दिख रहा है, कोई हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर हमने एग्जांपल लिया बेटा MA2B2 टाइप, MA2B2 टाइप अगर हमने एग्जांपल लिया तो क्या होगा, M यहां A, यहां A, यहां B, यहां B, तो देखो ये सिस बना है कि ट्रांस, ये दोनों सेम साइड में है तो ये सिस हो गया। M A यहां पर, A यहां पर,
बी यहां पर, बी यहां पर, तो ये क्या बन गया, ट्रांस बन गया। ठीक, जैसे मान लो रहता Pt NH3 होल ट्वाइस Cl2, जहां A है वहां NH3 रख दो, जहां B है वहां Cl रख दो, आपको मिल गया। जैसे आपसे बोला कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओ, सिस और ट्रांस बनाओ, तो क्या करना है, ये 4 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं A और B, A के भी नंबर 2 है, B के भी, A एक साइड में रखा सिस, अपोजिट रख दिया ट्रांस, बस यही इतना करना है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से आपने देख लिया स्क्वायर प्लेनर वाले में। ऑक्टाहेड्रल अगर होता, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता, तो इसका आता हाइब्रिडाइजेशन DsP3D2 या फिर D2sp3, और दोनों में ही ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी आती है। अब इसमें मान लो रहता Ma6, तो ये दिखाएगा सारे के सारे ये है तो नहीं दिखाएगा। Ma5B रहता तब भी नहीं दिखाता, लेकिन अगर ये Ma3B3 रहता, ठीक है, तो ये M A यहां A, B B यहां B, ये सारे एक साइड वाले हैं, सिस ट्रांस, सिस ए हो गया, ट्रांस बनाएंगे इसका तो क्या बनेगा, M A और एक ए यहां आ गया बेटा B, यहां एक B है, यहां एक B है, तो ये क्या बन गया, ट्रांस बन गया। ठीक है, तो ये सिस और ये ट्रांस। तो इस ढंग से बेटा हम अब ए और बी आप कोई भी ग्रुप कंसीडर कर दो, आप जैसे Pt NH3 होल थ्राइस Cl3, फिर चार्जेस देख लेना, बस ये हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे मान लो रहता Ma4B2 रहता, तो लो भाई एक ए हमने और बढ़ा दिया Ma4, तो ये सिस है कि ट्रांस है, इसको और किस ढंग से बना सकते हो, Ma4B2 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 ये बना। ठीक है, तो यहां पर A अपोजिट है, ये सारे A एक साइड में, यहां पे क्या है A अपोजिट है, B भी सेम साइड में। ठीक है, तो यहां आपको प्लेन पे नहीं देखना है, इसके सामने वालों को देखना है बस। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल रहा है बेटा, यहां पर हमको ये मिला, एक मिनट, सिस, ऐसे बनाते हैं हम इसको, Ma4B2 सिस और ट्रांस बना दिया जाए इसका, M A जो 4 के नंबर में है उनको स्क्वायर प्लेन पे रख दो। ठीक, B यहां पर B, तो ये बन गया ट्रांस, जो 2 के नंबर में हो आमने सामने आ गए, ये स्क्वायर बन गया। ठीक, और इसके एक ऊपर निकला हुआ है, एक इसके नीचे निकला हुआ है ना ग्रुप, इस तरह से ये प्लेन पे A B एक ऊपर है, एक B नीचे है। ठीक, ट्रांस हो गया। अगर इसी का सिस बनाना हो तो एक ए आप यहां रख दो और इस B को यहां उठा के लेते आओ, तो ये क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। तो इस ढंग से आप डिसाइड कर लोगे कि कौन सिस है और कौन ट्रांस है। ठीक है, इसके बाद बात आती है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डी और एल आपने 11th में पढ़ा होगा, डी एंड एल आइसोमेरिज्म आप जानते हो, जो जैसे एक कैपिटल डी लिख देते हो ना और स्मॉल एल ऐसे लिखते हो, तो जो लाइट के प्लेन को आपने पढ़ा होगा कि लाइट, जैसे जो सिंपल लाइट है उसमें वाइब्रेशन क्या है, नॉर्मल लाइट में हर एक प्लेन में होता है, जितने पॉसिबल प्लेन्स होंगे, लेकिन अगर उसको आप निकोल प्रिज्म से गुजार दो, निकोल प्रिज्म से गुजारते हो तो क्या होता है, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वाइब्रेशन होने लगता है, जैसे मान लो इस तरीके से। अगर इसको फिर किसी सॉल्यूशन से आपने गुजारा और लाइट का प्लेन राइट साइड में या लेफ्ट साइड में रोटेट कर गया, तो ये सब्सटेंस जिसका सॉल्यूशन था उसको आप बोलते हो ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इसने राइट साइड में रोटेट कराया था तो इसको बोलते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी या फिर प्लस सैंपल, और अगर इसने लेफ्ट साइड में रोटेट कराया था तो इसको बोलते हो लीवो सैंपल या फिर लीवो रोटेटरी, है ना। तो यहां पे आपको क्या जानना है
कि ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। तो एक बात ये समझो कि यहाँ पे एक बात ये है कि अगर सिस आइसोमर है, ऑप्टिकल वाले में समझो, ऑप्टिकल में अगर सिस आइसोमर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा मतलब प्रकाश सक्रिय होगा, मतलब ये डी और एल आइसोमर दिखाएगा, इसमें डी एंड एल की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन अगर ट्रांस है तो इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। तो ये तो बहुत इजी हो गया, सिस और ट्रांस आपने निकालना समझ लिया। जिसमें सिस ट्रांस होगा उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, जिसमें सिस ट्रांस नहीं होगा उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस ढंग से क्या करिएगा, इसको जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं। चलिए, ये हमने बनाया MA4B2, ठीक, इसकी 3 ज्योमेट्रीज हम बना लेते हैं, M A A A A B B, ठीक है, या ऐसे रखो, यहाँ पे A रखते हैं, यहाँ पे A रखते हैं, यहाँ B रखते हैं, यहाँ B रखते हैं, ठीक। ये क्या है, ट्रांस वाला है, देखो ये B भी अपोजिट है, तो ये D एंड L आइसोमेरिज्म नहीं दिखाने वाला है, इसके D एंड L आइसोमर्स नहीं मिलेंगे। हमने बनाया फिर M A A, यहां बनाया गया B, ठीक, यहां A, यहां एक A आ गया, यहां एक B आ गया, ठीक। ये सिस आइसोमर था। इसका अगर हम मिरर इमेज लें, ठीक है, मिरर इमेज अगर हम इसकी बनाते हैं तो ये M B A, फिर क्या होगा, ये यहाँ पे A, यहाँ A A A B, और ये A इधर चला आएगा, A A, ठीक। अब मान लो हमें मान ले रहे हैं कि A का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है B से, ये हम मान ले रहे हैं बेटा, ठीक है, A का मॉलिक्यूलर वेट B से ज्यादा है। मीन्स अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ A तो सेम हो गया ऐसे, ठीक, प्लेन, यहाँ A और A का वेट A प्लस B से ज्यादा हो जाएगा तो इधर रोटेट कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, A B से ज्यादा A प्लस A आएगा तो इधर रोटेट करेगा। तो ये ऐसे बना रहे हो तो ये D टाइप का बना क्लॉकवाइज, और ये L टाइप का बना, ठीक। तो ये दोनों ही सिस हैं, जिसमें लीवो रोटेटरी है और ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, या एक प्लस सैंपल है और ये माइनस सैंपल है। तो ऐसे डिसाइड किया जाता है बेटा, ठीक है। तो ये आपकी आप आइसोमेरिज्म की क्लास थी, कोऑर्डिनेशन की। आपको ये समझना होगा बेटा कि कोऑर्डिनेशन में जो इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है वो स्ट्रक्चरल वाले हैं, ठीक है। ये इसलिए बता दिया गया कि इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट एज सच उतने कोई इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल वाला या फिर ज्योमेट्रिकल में भी सिस ट्रांस आपसे पूछा जा सकता है, आप एक बार अनसॉल्व देख लीजिएगा, बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन भी ऑलमोस्ट खत्म ही है बेटा, आप खूब जम के तैयारी करिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। अब मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे हिंदी वगैरह पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, बट अन्य दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी टाइम दो। चीज़ें थोड़ी कठिन लगती हैं बेटा, जब आप एक बोर्ड स्टूडेंट होते हैं तो चीज़ें आपको कठिन लगती हैं, और जब भी कभी आपको लाइफ में ये महसूस हो कि चीज़ें कठिन है, आपकी सिचुएशंस कठिन हो गई हैं, तो ये याद रखना कि हमेशा हमारे लिए चलना जो है, कठोर जमीन पे जो हार्ड सरफेस होता है उस पर चलना बहुत आसान होता है। अगर सरफेस गीला हो, दलदल भूमि हो, उस पर चलना किसी के लिए भी कठिन हो जाता है बेटा। तो परिस्थितियां जब सिचुएशंस कठिन होती हैं तो उस पर आदमी बहुत आसानी से चल ले जाता है। तो आप जब टिपिकल सिचुएशंस में हैं, जब आप टफ कंडीशंस में हैं, तो उससे हार थक के बैठ मत जाओ, निराश मत हो। आप ये समझो कि ये चल पड़ने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तेज दौड़ने के लिए अच्छा मौका है। गीली भूमि पे दौड़ पाओगे क्या भला? तो थोड़े सर्कमस्टांसेस इस समय टफ होंगे, मुझे लगता है आप जब बोर्ड स्टूडेंट हैं, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लान बनाए रखिए, उसको इनेक्ट करिए, टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करिए, अपना एक एक मिनट यूटिलाइज करिए।
किसी भी तरह के डेविएशन को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि वही आपके लिए इस समय पॉइजन का काम करेगा। अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए बेटा। मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा की तरह से हमेशा आपके साथ हैं, तो इसको कवर करिए बेटा। कोई क्यूरी होगी तो हम कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।